आइए आगे हम देखते हैं रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस के नियम का प्रयोग करके हम कैसे निकालते हैं। देखिए ये एक ए भी जो है एक चालक तार है, ठीक है, एक रेखीय चालक तार है जिसको हम कुछ आवेश दिए हैं। जो भी इसको आवेश दिया जाएगा वो इस तार में समान रूप से वितरित हो जाएगा। फिर हम क्या गणना करेंगे, इसके आसपास जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उस विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग से। ठीक है, हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। किसके कारण निकालना है, ड्यू टू लीनियर चार्ज। ये लीनियर चार्ज है ना, तो इसके कारण हमको क्या निकालना है, एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक निकालना है। और उपयोग किसका करना है, गॉस का प्रमेय का। तो देखो मान लो ये तार है, इससे आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है, ठीक है, यहाँ पर बिंदु P है और इस बिंदु P पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं वहां से होकर जाता हुआ एक गासीय पृष्ठ की रचना करेंगे। तो गासीय पृष्ठ कैसा पृष्ठ होता है, गासीय पृष्ठ एक 3D पृष्ठ होता है जो चारों ओर से या सभी तरफ से क्या रहता है, घिरा रहता है। तो हम यहाँ पर एक गासीय पृष्ठ बनाएंगे जो क्या रहेगा, सभी तरफ से घिरा रहेगा और बिंदु P से होकर के जाए। तो हम यहाँ पर इमेजिन करेंगे एक बेलन का। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक बेलन की कल्पना करेंगे, ठीक, जो कि हमारा गासीय पृष्ठ होगा। एक गासीय पृष्ठ की कल्पना कर लिए हम, जिसका त्रिज्या क्या है, स्मॉल आर है। अब देखो ये जो बेलन है, ये जो बेलन है, बेलन के टोटल कितने पृष्ठ होते हैं, बेलन के देखो एक तो वक्री पृष्ठ होता है। वक्री पृष्ठ किसको बोलते हैं, जो वक्र के जैसे रहता है। जैसे कि देखो हमारे पास ये एक बॉटल है, तो एक बॉटल को आप बेलन के जैसा मान सकते हैं। तो बेलन का ये वाला जो पृष्ठ है ये क्या है, वक्र के जैसे ऐसे मुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, वक्री पृष्ठ कहते हैं। उसके बाद देखो बेलन का इस छोर और इस छोर में आपको एक पृष्ठ यहाँ और एक पृष्ठ यहाँ और दिखेगा। ये पृष्ठ क्या है, ये हमारा वृत्त के जैसा है ना, तो एक पृष्ठ ये हो जाएगा जो वृत्ताकार पृष्ठ है और एक पृष्ठ ये होगा जो भी वृत्ताकार पृष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर बेलन में 3 पृष्ठ आपको दिख रहा है, एक वक्री पृष्ठ और 2 वृत्ताकार पृष्ठ। तो यहाँ पर देखो सेम कंडीशन है कि इस बेलन को आप चाहो तो कुछ नाम दे सकते हो। सपोज ये हमारा x y z w हमारा क्या है, बेलन है। तो इसमें देखो ये एक पृष्ठ है, ये एक पृष्ठ है और ये बीच वाला ये कौन सा पृष्ठ है, ये जो पृष्ठ है पूरा सर्कल, ठीक है, वो कौन सा पृष्ठ है हमारा, वक्री पृष्ठ है। ये वाला हिस्सा जैसे ये आप इमेजिन कर सकते हैं, ये ऊपर वाला पृष्ठ, नीचे वाला पृष्ठ और ये पूरा वक्री पृष्ठ, 3 पृष्ठ दिख रहा है ना। तो देखो इसको मैं नाम दे रहा हूं, सपोज ये हमारा पृष्ठ S1 है, ये हमारा पृष्ठ S2 है और ये जो है वक्री पृष्ठ उसको मैं नाम दे रहा हूं पृष्ठ S3। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले क्या लिए, एक तार लिए, तार को कुछ आवेश दिए, वो आवेश तार में समान रूप से वितरित हुआ। तार से किसी बिंदु O से, यहाँ पर जहां से हम लिए हैं लंबाई उसको ले लेते हैं बिंदु O, बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर, तो हम क्या किए, एक बेलन की रचना किए हैं, एक बेलन की कल्पना किए हैं जो एक गासीय पृष्ठ की तरह कार्य करेगा, जो कि बिंदु P से होकर के जा रहा है। इसकी लंबाई को मान लेते हैं कुछ भी, सपोज इसकी लंबाई है L। ओके, बेलन की लंबाई क्या है, L है। अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गॉस का नियम को लिखेंगे। गॉस का नियम क्या कहता है, गॉस का प्रमेय ये कहता है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, किसी भी गासीय पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण इलेक्ट्रिक फ्लक्स, संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये गासीय पृष्ठ है x y z और w, तो इससे होकर जाने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स
अगर मैं लूँ फाई ई, तो ये फाई ई हमेशा क्या होगा, इसके अंदर उपस्थित आवेश। मान लेता हूँ कि ये जो हमारा बेलन है, बेलन के अंदर इस तार की लंबाई में यहाँ से यहाँ तक अगर मैं मान लेता हूँ टोटल क्यू आवेश है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होना। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, यहाँ पर हम क्या किए हैं, फ्लक्स का मान क्या किए हैं, गाउस के प्रमेय से निकाल लिए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसी फ्लक्स के मान को हम अपने कैलकुलेशन के तरीके से निकालेंगे। फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक सामान्य फार्मूला है। क्या है बेसिक फार्मूला, पाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस कॉस थीटा, जहाँ पे ई क्या है, ई क्या है, पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है, डीएस क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और थीटा क्या है, ई, और जो हमारा क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल की दिशा के साथ बनाया गया कोण। ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकते हो आप, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल पर खींचा गया अभिलंब दोनों के बीच का कोण क्या है, हमारा थीटा है। तो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम। लेकिन देखो यहाँ पर जो हमारा घासीय पृष्ठ है उसका सभी पृष्ठ एक जैसा नहीं है। एक जो पृष्ठ है हमारा वक्रीय पृष्ठ है, और दो पृष्ठ हमारा वृत्ताकार पृष्ठ है। तो अलग अलग पृष्ठों के लिए हम क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स निकालेंगे और फिर सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहले हम निकालते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज और मैं आप लोग को बताऊं, सबसे पहले बहुत लोगों का कंफ्यूजन तो यहाँ पे होता है। आप लोग मेरे को ये बताइए, क्षेत्रफल हमारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो देखिए बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा कि क्षेत्रफल हमारा अदिश राशि है, पर एक्चुअल में क्षेत्रफल क्या है, हमारा सदिश राशि है। क्षेत्रफल का एक डायरेक्शन होता है। ठीक है, और क्षेत्रफल का डायरेक्शन किस तरफ होता है उसको देखते हैं। जैसे कि देखो, अगर ये हमारा ये सरफेस S1 है, तो S1 ये जो इसका क्षेत्रफल है, इसका दिशा हमेशा इस पर जो डाले गए अभिलंब होगा। देखो इस पर मैं 90 डिग्री पे एक अभिलंब डालूंगा ना, ये जो अभिलंब होगा इस क्षेत्रफल का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। उसी प्रकार से अगर नीचे देखोगे आप S2, नीचे वृत्ताकार एक क्षेत्रफल बनेगा ना पृष्ठ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, इस पर जो हम अभिलंब डालेंगे, इस पर जो अभिलंब डालेंगे मतलब 90 डिग्री के साथ, वो क्या होगा, इसका डायरेक्शन होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो ये वक्री पृष्ठ है, वक्री पृष्ठ पर अभिलंब डालोगे तो किस डायरेक्शन में जाएगा, जैसे यहाँ पर डालोगे आप अभिलंब तो इधर जाएगा, यहाँ पर डालोगे अभिलंब तो इधर आएगा, इस बिंदु P पर डालोगे आप अभिलंब तो ये आपका सीधा जाएगा। तो ये जो है इसका हमारा क्या होगा, क्षेत्रफल का डायरेक्शन होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये हमारा S1 का डायरेक्शन है, ये हमारा S2 का डायरेक्शन है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर छोटा सा अल्पांश लूं तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल अगर मैं DS1 मानूं तो ये मेरा DS1 का डायरेक्शन होगा। अगर यहाँ पर मैं DS2 लूं तो DS2 का डायरेक्शन इस तरफ होगा। और यहाँ पर भी अगर मैं एक अल्पांश की कल्पना करता हूँ, ठीक है, इस वक्री पृष्ठ में जो अल्पांश की कल्पना करूंगा उसका डायरेक्शन होगा इधर, इसको मैं मानता हूँ DS3। ओके, क्लियर, मतलब आपको पृष्ठ का क्षेत्रफल देखने भी आना चाहिए। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर होता है, पृष्ठ का क्षेत्रफल का दिशा किधर होता है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल का दिशा पृष्ठ पर डाले गए अभिलंब की ओर होता है। इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा ऊपर की ओर, इस पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा नीचे की ओर, और ये जो पूरा राउंड है उसका देखो इस तरफ है तो इधर इधर अभिलंब जिधर डलाएगा, ठीक है, वो उस पृष्ठ का क्षेत्रफल का दिशा होगा। ठीक, अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम निकालना चाह रहे हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला है फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। चूंकि हमारे पास 3 पृष्ठ है तो हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना चाह रहे हैं, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फ्लक्स इज इक्वल टू S1 के लिए फ्लक्स प्लस S2 के लिए फ्लक्स, एक मिनट पूरा लिख देते हैं, S1 के कारण फ्लक्स प्लस S2 के लिए फ्लक्स, और प्लस हो जाएगा ये हमारा S3 के लिए फ्लक्स। ओके, अब यहां पर देखिए
S1 के लिए जब हम फ्लक्स निकालेंगे तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, फाई ई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा। अगर मैं S1 के लिए फ्लक्स को मान लेता हूँ ये फाई E1 है मेरा, और S2 के लिए मान लेता हूँ फाई E2 है, और S3 के लिए मान लेता हूँ फाई E3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फाई E1 जब हम निकालेंगे, ये सपोज टोटल फाई E है। ओके, अब यहाँ पर इसको मैं एक इक्वेशन देके छोड़ रहा हूँ। ठीक, ये हमारा इक्वेशन 2। अब हम पहले क्या कर लेते हैं, फाई E1 निकाल लेते हैं, मतलब S1 के कारण फ्लक्स था, फाई E2 S2 के कारण फ्लक्स था, और फाई E3, फिर तीनों वैल्यू को रख देंगे तो पूरा फ्लक्स मिल जाएगा ना। तो देखो हम देखते हैं पहले फाई E1, फाई E1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखो एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आ जाएगा, दूसरा फाई E1 किसके लिए है, S1 के लिए है, तो S1 का हम पूरा क्षेत्रफल क्या लिए हैं, S1 का पूरा क्षेत्रफल हम लिए हैं S1। उसके बाद क्या आएगा, कॉस थीटा क्या है, E और थीटा क्या है, E और S के बीच का कोण है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका S1 का डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और यहाँ पर बिंदु P पर जब आप विद्युत क्षेत्र की दिशा देखना चाहोगे तो यहाँ पर हमको रखना पड़ेगा +1 चार्ज। +1 चार्ज को ये प्लस चार्ज क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, जिससे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इन दोनों के बीच का जो कोण बनेगा, देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से इधर जा रहा है ना, तो DS1 और E के बीच का जो कोण है वो कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। या अगर पूरे पृष्ठ की बात करोगे तो पूरे पृष्ठ के लिए ये जो S1 का डायरेक्शन है वो हमारा ऊपर की ओर है ना, तो 90 डिग्री बनेगा। ये हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री, और cos 90 का वैल्यू चूंकि क्या होता है, चूंकि cos 90 का वैल्यू होता है 0, तो इसलिए ये फाई E1 हमारा क्या हो जाएगा, ये E1 S1 और 0 का मल्टीप्लाई जब कराओगे तो ये टोटल वैल्यू देगा हमारा 0। ठीक है, उसी प्रकार से फाई E2 देखो, फाई E2 में हम E और क्या है S2 और cos थीटा, देखो फिर से आप देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है E, और इस पृष्ठ का डायरेक्शन नीचे की ओर है, कोण कितना बन रहा है 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, फिर से cos 90 और cos 90 0 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, फाई E2 बराबर ES2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाई E1 0 हो गया, फाई E2 0 हो गया। एक और देखते हैं फाई E3। फाई E3 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे पृष्ठ के लिए निकालना पड़ेगा। हम मान लेते हैं इस अल्प पृष्ठ के लिए क्या है, d फाई E3 है। ठीक है, तो इसका जब आप समाकलन करोगे तो आपको पूरा वक्री पृष्ठ का विद्युत क्षेत्र का सॉरी फ्लक्स मिल जाएगा। d फाई E3 क्या है, यहाँ पर जो हम अल्पांश लिए हैं उस अल्पांश के लिए विद्युत फ्लक्स है, तो अल्पांश के विद्युत फ्लक्स का जब हम समाकलन कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, पूरे वक्री पृष्ठ का क्या मिल जाएगा, विद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। अब फॉर्मूला से यहाँ पर देखो ये E फॉर्मूला क्या होता है, फाई E इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, तो E और यहाँ पर देखो ये क्या है हमारा DS3 है, अल्पांश का क्षेत्रफल क्या है DS3 है, और कॉस देखो E और DS3 के बीच का कोण क्या होगा, E का डायरेक्शन इधर है और DS3 का भी डायरेक्शन इधर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो दोनों के बीच का कोण क्या बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब देखो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, E का इंटीग्रेशन नहीं होगा, E कांस्टेंट वैल्यू है तो E को बाहर ले लो, ये हो जाएगा DS3। ये हम क्या निकाल रहे हैं, DE3 निकाल रहे हैं, सॉरी फाई E3। ठीक है, मतलब वक्रीय पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं, और इंटीग्रेशन करेंगे DS3 का। DS3 क्या है, अल्पांश का क्षेत्रफल है। अल्पांश के क्षेत्रफल का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा उसका क्षेत्रफल आएगा ना। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, अल्प हिस्से को बार बार हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो हमको इंटीग्रेशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर जब इंटीग्रेशन किया है मतलब ये अल्प क्षेत्रफल जो है वो पूरा जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो वक्री पृष्ठ है छोटे छोटे क्षेत्रफल से ही मिलके बना है ना,
तो पूरा क्षेत्रफल मिलेगा। और पूरा वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है आपने 10th में पढ़ा होगा। देखो इसका भी सिंपल एक तरीका बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अच्छा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे हम देखिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर हमको जरूरत पड़ रहा है वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल का। वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का एक सिंपल तरीका आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा बेलन है, ठीक है। इमेजिन करो कि ये जो बेलन है किसी भी कपड़े से बना हुआ है या कागज से बना हुआ है। तो यदि मैं यहाँ से ऐसे काट दूंगा और काटने के बाद जब आप इसको खोलूंगा तो किस इस प्रकार से ये बनेगा आयत के जैसे। इसको मोड़ोगे तो ये बेलन बनेगा ना। और इसको बीच से काट दोगे आप ऐसे और खोलोगे तो ऐसे बनेगा। तो देखो ये मेरे हाथ में एक कागज है, इसमें देखो आप ये एक बेलन का फॉर्म में देखते हैं इसको, ठीक है। ये देखो ये बेलन है, ये बेलन के जैसा लग रहा है ना। ये पूरा बेलन सब शेप इसका बेलनाकार है ना। अब मैं इसको अगर ऐसे काट दूंगा, काटूंगा और इसको खोलूंगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक आयत बन जाएगा। मतलब यदि बेलन का वक्री पृष्ठ का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या निकाल रहे हो एक्चुअल में एक आयत का क्षेत्रफल निकाल रहे हो। जैसे इसकी लंबाई देखो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई एल है, इसको काटोगे तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा एल हो जाएगा। उसके बाद ये जो है ये क्या है जो हमारा वृत्तीय पृष्ठ है उस वृत्तीय पृष्ठ का जो परिधि है वही खुल के आएगा ना। वृत्तीय पृष्ठ का परिधि खुल के आएगा। अगर यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस आर है तो इस वृत्तीय पृष्ठ का भी रेडियस क्या होगा आर होगा। जब हम इसको काट देंगे और ऐसे खोलेंगे तो इसका यहाँ पर नीचे में क्या आएगा परिधि आएगा सरकमफेरेंस। और परिधि जो होता है परिधि का एक सिंपल फार्मूला होता है, क्या होता है 2πr। मतलब इसका ये जो चौड़ाई होगा वो क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा और लंबाई कितना होगा l होगा। तो ये क्या है एक आयत है। इसका यदि आपको क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है एरिया इज इक्वल टू लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितना है इसका l, चौड़ाई कितना है 2πr। तो हम क्या बोल सकते हैं बेलन के वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 2πr l हो जाएगा। इसी का हम यहाँ पे उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे ये 10th का है लेकिन फिर भी मैं बता दिया क्योंकि बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं हम जहाँ पे पहुंचे थे वहां से हम देखो d5e3 हम निकाल रहे थे 5e3 इज इक्वल्स टू हम कहाँ पहुंचे थे ई इंटीग्रेशन ऑफ ds3 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। मतलब इस अल्प क्षेत्रफल का इंटीग्रेशन कर रहे हैं जिससे हमको इस पूरे वक्री पृष्ठ का क्या मिलेगा क्षेत्रफल मिलेगा। जिसको हम अभी देखें ये जो वक्री पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल देखो इसका लंबाई हम क्या लिए हैं एल लिए हैं और रेडियस क्या लिए हैं आर लिए हैं। तो ये एक प्रकार का इस प्रकार से क्या बनेगा चादर बनेगा ना या आयत बनेगा बोल सकते हैं जिसका लंबाई एल और चौड़ाई क्या होगा 2πr। जो रेडियस है वही खुलेगा, जो परिधि है वो उसका क्या बनेगा चौड़ाई बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये जो एरिया है वो हमको क्या मिला था 2πr और एल, ये हमको क्या मिला 5e3। अब देखो इसको अगर हम कोई भी इक्वेशन मान ले सपोज 4, ठीक। तो हम इसके पहले एक इक्वेशन बनाए थे 2 5e इज इक्वल्स टू 5e1 प्लस 5e2 प्लस 5e3। जहाँ पे e1 और e2 क्या था S1 और S2 के कारण था विद्युत फ्लक्स जिसका वैल्यू हमको क्या मिला है पीछे 0 मिला है। तो ये हमारा जो 5e है वो क्या हो जाएगा 0 प्लस e2πrl। ओके, मतलब फाइनली हम बोल सकते हैं 5e इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा e2πrl, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। यहाँ पर हम क्या निकाल लिए कुल विद्युत फ्लक्स निकाल लिए। कुल विद्युत फ्लक्स हम गाउस के प्रमेय से भी निकाले हैं phi इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 5 से ये क्या हो जाएगा देखो दोनों का लेफ्ट साइड इक्वल है इसलिए राइट साइड भी इक्वल होना चाहिए। सो e2π यहाँ पर r और l है और इसमें क्या है q अपॉन
एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से देखो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओगे तो 1/2 पाई आर एल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 पाई, यहाँ पर देखो एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आते हैं और ये हो जाएगा हमारा Q अपॉन आर एल, ये होगा। ठीक है, तो ये हम क्या निकाल लिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बस इतना ही आपको करना था। ठीक है, अब अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना चाहते हो, ठीक, तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इस Q का वैल्यू रख सकते हो। Q क्या है, टोटल चार्ज है। ये Q हम क्या लिए हैं, इस रेखीय आवेश को दिया गया टोटल चार्ज, और इसकी लंबाई कितना है, L है। तो यहाँ पर हम एक पढ़े थे रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम लेम्डा से डिनोट करते हैं। तो लेम्डा इज इक्वल टू हम क्या पढ़े थे, Q/L, यही पढ़े थे ना। इस वैल्यू को हम इसमें अगर पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन L है यहाँ पे, तो वो हो जाएगा आपका लेम्डा और नीचे R। ये फाइनली हमको क्या मिल गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, ठीक है। इसी प्रकार से और भी सभी टॉपिक्स को हम कंटिन्यू कराएंगे। तो बहुत ही सरल तरीके से पढ़ के एग्जाम में अच्छा मार्क्स पाने के लिए हमसे जुड़े रहें। हम आपको पूरा सिलेबस कवर कराएंगे, हमसे जुड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से आप 95+ स्कोर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू। शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।